हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम अगेन जर्नल एंट्री चैप्टर करेंगे और ये इस वीडियो का फिफ्थ पार्ट होने वाला है, जिसमें हम कुछ टेक्निकल एंट्रीज को कवर करेंगे, लाइक लॉस बाय फायर, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन। इनके सभी केसेस को डिस्कवर करेंगे। कैन दिखने में सिर्फ तीन ही एंट्री दिखती है, लेकिन जब इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को और डिटेल वाइज समझेंगे तो हमें पता चलेगा ये एंट्री कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर में क्या है, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लेते हैं। जर्नल एंट्री पे आते पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये हमारी एक फैक्ट्री है और ये हमारे एक एम्प्लॉय है। हमारे एम्प्लॉय की किसी भी लापरवाही की वजह से हमारी फैक्ट्री में लग जाती है आग। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारी फैक्ट्री में आग लग जाती है। तो आग लगने की वजह से हमारी फॉर्म या फिर जो फैक्ट्री के अंदर जितनी भी गुड्स हैं वे सभी जो है आग में जल जाती है, लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को सबसे पहले तो आपने बोलना है ये किस तरीके का लॉस है, लॉस बाय फायर है। राइट, तो आपने इसको डेबिट करना होता है जैसे भी लॉस करना होता है। अब देखिए, हमारे स्टाफ की काफी मेहनत के बावजूद भी हम अपनी बुक्स वगैरह को बचा नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि उस गोडाउन में या फिर उस फैक्ट्री के अंदर काफी सारी बुक्स थी बनी बनाई, जिसमें आग लगने की जैसे भी गुड्स जो हमारी लॉस में चली जाती हैं। राइट, मैंने यहाँ पे फिलहाल किसी असेट्स का एग्जांपल नहीं लिया कि हमारी कंप्यूटर में आग लग सकती है, बट फिलहाल हम लॉस बाय फायर के अंदर परचेज का एग्जांपल ले रहे हैं, गुड्स वाली। ठीक है, तो लॉस बाय फायर में सबसे पहले आपको ये समझना है, लॉस बाय फायर के अंदर सबसे पहले आपने ये समझना है कि इसमें कम से कम इसमें कितने केसेस आने वाले हैं। यहाँ पर तीन केसेस आएंगे, ऐसे समझो आप, यानी कि तीन इवेंट आएंगे और एक तीसरा। वे तीन इवेंट कौन से हैं? सबसे पहला है कि गुड्स के अंदर या फिर गोडाउन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर आग लगेगी। तो एक है फायर वाला इवेंट, पहले फर्म के अंदर आग लगेगी। दूसरा है फिर हम क्लेम क्लेम पास करेंगे, क्लेम एडमिट करेंगे। जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है जिससे हमने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था कि कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो आप जो है इंश्योरेंस का जो कंपनसेशन वाला अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फर्म से। तो सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, क्लेम पास करेंगे यानी क्लेम एडमिट करेंगे या फिर अमाउंट रिसीव होगा। और थर्ड में है आपका कि हमें यहाँ पर अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अमाउंट रिसीव होगा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो केसेस और हैं, यानी कि दो सिचुएशन बन सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि हमें फुल अमाउंट मिल सकता है। अगर हमारी गुड्स में 1 लाख का गुड्स था, अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर 1 लाख की गुड्स थी, उसमें आग लगी, 1 लाख का लॉस हो गया, तो सारा का सारा अमाउंट भी मिल सकता है, फुल कंपनसेशन भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें हाफ मिल जाता है, यानी फुल नहीं मिलता है, या फिर 90% मिल जाता है, 60% मिल जाता है, कोई पर्टिकुलर रेशो में मिल जाता है बट पूरा नहीं मिल पाता। ये तीन सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, ए पार्ट और बी पार्ट। अब पूरा आपने देख लिया कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है लॉस बाय फायर का। हमें बस इतना रटवा देता है कि लॉस बाय फायर में एंट्री क्या करनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर और गुड्स हमारी कम होगी, रीजन कोई नहीं बताता कि परचेज, जब एंट्री हम पास करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो बच्चों को डाउट आता है कि परचेज को क्रेडिट क्यों किया जा रहा है। गोडाउन के अंदर आग लग रही है और अकाउंटेंट जो परचेज को क्रेडिट कर रहा है, रीजन क्या है। तो उन सभी रीजन को हम यहाँ पे समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो हमारी स्टाफ की मेहनत के बाद भी हम गुड्स को नहीं बचा पाते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री करते हैं सबसे पहले, यानी कि पहली एंट्री क्या होगी, फायर, लॉस बाय फायर की, कि फैक्ट्री के अंदर आग लगी है तो उसकी एंट्री हम बेसिकली यहाँ पे फिल कर लिया। चलिए, लॉस बाय फायर के अंदर आपने समझना है, भाई देखिए लॉस बाय फायर हमने इतना समझा हुआ कि जब भी फर्म के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस होता है लाइक रेंट तो डेबिट करते हैं, कोई भी लॉसेस होता है लाइक डेप्रिसिएशन तो डेबिट करते हैं। तो सेम चीज ये फायर का भी तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरह का लॉस हो रहा है ना। राइट, तो जैसे ही हमने ये देखा कि लॉस बाय फायर हमारा एक तरीके से फर्म के अंदर लॉस लेकर आ रहा है, तो हमने इसको डेबिट कर देना है। ठीक है, और डेबिट के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, यानी कि लॉस बाय फायर अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है यहाँ पर। और टू परचेजेस, ये परचेजेस को देख के बच्चों को बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि परचेज अकाउंट यहाँ पर कैसे आ गया।
फर्म के अंदर जो है आग लगी हुई है, फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई है, जो हमारी गुड्स है, डजेंट मैटर, बुक्स है, मशीनरी है, और यहाँ पे जो है अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अकाउंटेंट यहाँ पर एक एंट्री पास कर रहा है जो कि परचेज से रिलेटेड है। यहाँ पर दिक्कत आती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। तो इसमें दिक्कत आती है सबसे ज्यादा कौन से वाले पार्ट में, ये क्रेडिट वाले पार्ट में। इसको ऐसे कर देते हैं, इस वाले पार्ट में दिक्कत आती है। तो इसका रीजन समझिए, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करने के पीछे जो कहानी है वो मैंने बता दी कि हमारा फर्म का एक लॉस है, ठीक है। और लॉस का जो हमारा गोल्डन रूल है वो क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर फर्म को गेन होता है तो क्रेडिट करो, लॉस हो रहा है डजेंट मैटर, किसी भी सिनेरियो में हो रहा है, किसी भी रीजन से हो रहा है, तो आपने डेबिट करना होता है उसको। तो हमने यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर यहाँ पे थेफ्ट की वजह से लॉस होता है कि कोई एक चोर आया हमारी फैक्ट्री के अंदर, गोडाउन के अंदर, उसने गुड्स को निकाल के लेके चला गया, ठीक है, तो वहां पर आपने लॉस बाय फायर की जगह क्या वर्ड यूज करना है, वहां पर बस आपको एक नया वर्ड यहाँ पे डाल देना है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, THEFT। अब दोनों केसेस में हमारी गुड्स में आग लगी है, तो यहाँ पर रीजन ये है कि हमारी गुड्स यहाँ पर कम हो गई है, ये रीजन है। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने या फिर बाहर से कोई चोर आया और उसने जो हमारी गुड्स को चुरा लिया तो भी हमारी गुड्स कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर फायर के केसेस में आग लगने की वजह से हमारी गुड्स में कमी हो जाती है, मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख की गुड्स थी और आग लगने के बाद सिर्फ 10,000 की गुड्स बची हुई है, तो 90,000 से रिड्यूस हो गई ना हमारी गुड्स, ठीक है। तो यही रीजन है कि हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है। क्यों? वो इसलिए कि गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं। और जब इसको गुड्स को हमने परचेज किया था तो क्या एंट्री की थी, याद करो, परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास के कैश की फॉर्म में असेट चली गई थी फर्म से बाहर और हमारे पास गुड्स आ गई थी। तो जब फर्म के अंदर गुड्स आ रही है तो हमने डेबिट किया। अब फर्म से गुड्स जा रही है, हालांकि सेल्स की फॉर्म में नहीं जा रही, आग लगने के बाद वो कचरा बन गया, उसके बाद जो है चली गई है या फिर उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमने परचेज को क्रेडिट किया। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जब गुड्स परचेज की तो हमारी परचेज बढ़ गई थी और अब यहाँ पे लॉस की वजह से हमारी परचेज कम हो गई है, तो बढ़ी थी तो डेबिट किया, घट गई तो क्रेडिट किया। तो ये रीजन है कि हमें ये एंट्री पास करनी होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पूरा डेप्थ मैंने समझाया, अब कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों करें। बच्चे हमेशा पूछते क्लास के अंदर कि लॉस बाय फायर के टाइम पर परचेज कहाँ से आ रहा है, तो रीजन आपको पता चल गया। तो गुड्स में आग लगी, हमने एक एंट्री पास कर दी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसके बाद जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, मान लेते हैं ये है, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लेते हैं कि ये वो कंपनी है जिससे हमने या फिर हमारी फैक्ट्री ने इंश्योरेंस कराया हुआ था। हम टाइम पर प्रीमियम दे रहे थे कि फ्यूचर में कोई भी अगर मिस हैपनिंग होती है हमारी गुड्स के साथ, फर्म के साथ, फैक्ट्री के साथ, तो हमें एक लमसम की फॉर्म में एक बड़ा अमाउंट ये कंपनी पे करेगी। तो जैसे अकाउंटेंट ने यहाँ पर कॉल घुमाया और बोला, किसको बोला, कंपनी को बोला कि हमारी फैक्ट्री में आग लगी है और 1 लाख की गुड्स में जो है नुकसान हो गया है, तो अब जो है आप हमारा पेमेंट करो। यहाँ पे 1 लाख को डेबिट किया और यहाँ पे इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता है बस, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की गुड्स में आग लगी, लॉस कितने का हुआ, 1 लाख का, और परचेज भी हमारी 1 लाख की गुड्स से कम हो गई। ये एंट्री हमने पास कर दी, कॉल किया इंश्योरेंस कंपनी को। अब देखिए, अब पैसा आएगा कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे अब डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और उसको रीजन बताएंगे हमें डेबिट क्यों किया, किस चीज का पैसा मांग रहे हो, किस चीज के अमाउंट से आप हमें ड्यू कर रहे हो, तो हम बताएंगे हमारा लॉस बाई फायर हुआ है। और इसी चीज के लिए तो हम जो है कितने टाइम से आपको प्रीमियम वाला अमाउंट टाइम पर प्रीमियम पे करते आ रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आप हमें उस टाइम पर फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। अब यहाँ पर सबसे पहला डाउट आता है बच्चों के कि इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किया, पहले तो ये बताइए, ठीक है। तो इसके लिए आप ये समझिए, जब भी हम क्रेडिट में सेल्स करते हैं, मान लेते हैं हमने किसी राम को सेल किया, तो हम यहाँ पे उस राम को डेटर बना देते हैं, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी इनकम है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, समझ में आ गया। राम को डेबिट करने के पीछे जो रीजन है वही यहाँ पर है, हमने क्रेडिट में सेल किया है, मान लेते 50,000 की हमारे पास से गुड चली गई है,
हमने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया कि गुड्स ट्रांसफर करनी थी टाइम पे, क्वालिटी वाइज कर दी, लेकिन सामने वाली पार्टी ने बोला कि हम आपको जो 1 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि सामने वाली पार्टी जो राम का प्रॉमिस है वो अभी पेंडिंग है। राइट, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन बन गई, ये बन गई क्रेडिट सेल की। अब क्योंकि गुड्स तो हमारे पास से चली गई, अब ये 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि 1 महीने बाद हम कैश की एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल क्या करेंगे, तो हम इस राम के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और डेबिट करने का मतलब है हमने उसको डेटर बना दिया। अब डेटर से पैसा आएगा, जिस डेट को पैसा आएगा उस टाइम पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो वही रीजन है कि हमने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया है। ठीक है, वहां पर क्रेडिट सेल्स के थ्रू डेटर बनाया था कि भी पैसा आएगा, क्यों, क्योंकि हमने क्रेडिट में सेल्स किए हैं। यहाँ पर भी पैसा आएगा इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन इसका रीजन ये है कि हमने प्रीमियम पे किया था और लॉस बाय फायर की वजह से हमारे पास जो है लॉस हो गया, तो इस लॉस की भरपाई के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांजेक्शन की वजह से पैसा आ रहा है, और यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस लॉस की वजह से पैसा आ रहा है। यहाँ पर एक मिस हैपनिंग हो गई है, फर्म के अंदर आग लगी है, उस इवेंट की वजह से हमारे पास पैसा आएगा, फ्यूचर में आएगा। जब आएगा उस टाइम पे रिसीव की एंट्री डाल देंगे, बट फिलहाल जो है अभी हम इसको डेबिट कर देंगे। अब क्योंकि 1 लाख की गुड्स है, तो हम 1 लाख के अमाउंट से इसको डेबिट कर देंगे और 1 लाख के अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। इसी एंट्री के बाद थर्ड वाली एंट्री के बाद, या फिर चलो अभी मैं आपको एक मैजिक दिखा देता हूँ। लॉस बाई फायर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, लॉस बाई फायर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, टू का मतलब क्रेडिट ही होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनती है, इन दोनों कैंसिल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो नेट एंट्री बनती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज। हालांकि दोनों एंट्री को आप सेपरेट लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के इंटेंशन से मैंने बताया कि नेट एंट्री आप जो है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया। क्यों, क्योंकि हमारी परचेज कम हो गई है। अब लॉस बाई फायर का रीजन यहाँ भी था, लॉस बाई फायर का रीजन यहाँ भी था, तो सेम ही था, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड वाली एंट्री होती है अमाउंट की रिसीव करने की। थर्ड वाली एंट्री होगी यहाँ पे अमाउंट रिसीव। ठीक है, अब अमाउंट रिसीव यहाँ पर मैंने बताया था टू फॉर्म्स में हो सकता है, या तो हमें पूरा का पूरा फुल पैसा मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी एक सिचुएशन हो सकती है। यानी 1 लाख की गुड्स में आग लगी थी, अब डेटर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आती है, वो इंस्पेक्शन करती है कि आग जो है क्या जेन्युइनली थी। ऐसा कभी नहीं होता कि जिस दिन आग लगी है उससे अगले दिन ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा अमाउंट दे देगी, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने 1 साल तक भी जो इंस्पेक्शन कर सकती है कि आग जानबूझ के तो नहीं लगाई गई थी। आग लगने के टाइम पे जो मालिक है, जो इम्प्लॉय है, जो स्टाफ है, वे कहाँ पर थे, क्या उन्होंने मेहनत की या फिर नहीं की बचाने के लिए, या फिर जानबूझ के लापरवाही से तो नहीं लगी। तो ऐसे काफ़ी रीज़न निकालते हैं वे, और कोशिश भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी का फुल अमाउंट ना दे। वो खैर टेक्निकल वाली चीज़ है, उस पर हमें नहीं आना है। हमें आपको क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होगा कि आपका पूरा अमाउंट मिल जाता है, तो आपने क्या कर देना है वहाँ पर कि आपकी मान लेते हैं फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जब भी हमारी असेट्स बढ़ती है हम बैंक अकाउंट या फिर उस असेट्स को डेबिट कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, मान लेते हैं 1 लाख से। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर देने वाली कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है देने वाली। लो, क्रेडिट द गिवर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर ऐसे भी याद करते हो। इंश्योरेंस कंपनी को हमने यहाँ पे डेबिट किया 1 लाख से, यानी कि अब उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको पेमेंट करना है, और जिस दिन उसने पेमेंट कर दिया हमने उसको क्रेडिट करके उसकी लाइबिलिटी को खत्म कर दिया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली ये वाला केस कभी नहीं आता, मुश्किल से 2% बनाता है उसके चांसेस, 2% चांसेस होते हैं इसके आने के। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये होता है। यानी कि अगर आपकी फार्म के अंदर 1 लाख की गुड्स में आग लगती है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि उस गुड्स के कंपनसेशन की फॉर्म में वो 60,000 दे, 90,000 दे, 80,000 दे, 70% दे। फुल अमाउंट वो मोस्टली केसेस में नहीं देती है। और एग्जाम के अंदर भी आपको यही वाला इलस्ट्रेशन दिखाई देगा। अब इस बी वाले केस में क्या होता है ये समझ लेते हैं कि पैसा तो आएगा, भले ही पैसा फुल आता है तो हमने बैंक को डेबिट किया, आधा आता है वो भी तो बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो दोनों केस में होगा। डजेंट मैटर कि पैसा फुल आया है कि हाफ आया, वो तो अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन हम कर देंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमें 60%, ऐसा भी बोल सकता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको 60 पैसा पर रुपीज मिला है। ठीक है, 60 पैसा पर रुपीज भी हमारा 60% ही होता है। ठीक है,
तो अगर हमें 60,000 मिल गया है और मिलना कितना चाहिए था, मिलना चाहिए था टू इंश्योरेंस कंपनी। भाई अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर डेबिट किया है 1 लाख से, और जब वो लाइबिलिटी करके फुल सेटलमेंट अमाउंट हमारा पे कर देगा, तो भी तो यहाँ पर 1 लाख ही आना चाहिए, राइट। बट एंट्री तो यहाँ पर मैच नहीं हुई। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, अब यहाँ पर आपको लिखना है पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कोई ऐसा लॉस जो कि अल्टीमेटली या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है, लास्ट वाला चैप्टर है। बट फिलहाल आपको बस इतना समझ लेना है, कोई भी लॉस एक ऐसा जो हमें राइट ऑफ करना होता है लास्ट में, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, और कोई भी एक ऐसा इनकम है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाती है। तो यही रीजन है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, किस अमाउंट से, वो अमाउंट जो कि हमें रिकवर नहीं हो पाया, इरिकवरेबल या फिर नॉन रिकवरेबल अमाउंट को आपने 40,000 बना के पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये था हमारा पूरा लॉस बाय फायर का कॉन्सेप्ट। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बस इस एंट्री को रख लेते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, बस। अब उनको नहीं पता इंश्योरेंस कंपनी का पैसा भी मिल रहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है, और 60% वाला पूछा जाता है, 100% कभी नहीं आता, सो दैट यहाँ पर ये वाला भी यूज कर सके पीएनएल अकाउंट को डेबिट। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर हाफ अमाउंट मिला था, तो ये बंदा जरूर है, क्योंकि पूरा अमाउंट नहीं मिल पाया। तो लॉस बाय फायर अकाउंट में किसी बच्चे को डाउट आता है तो वो मेंशन कर सकता है कमेंट सेक्शन में। सेकंड एंट्री आती है हमारे यहाँ पर बैड डेप्ट के नाम से। हालांकि हमने जो लॉस बाय फायर अकाउंट के अंदर ही काफी सारी एंट्री कर ली, बट फिलहाल ये सेकंड टॉपिक हमारा। टॉपिक हमारा सेकंड बैड डेप्ट। चलिए, सबसे पहले बैड डेप्ट का आपको क्या समझना है, मीनिंग समझना है। ये जो डेप्ट्स दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये कहाँ से बना है वर्ड, ये डेटर से ही आया है। यानी डेप्ट्स कोई एक अलग टर्म नहीं होती, वे डेटर्स, वे डेटर जो कि बैड बन चुके हैं, जिन्होंने अमाउंट ड्यू था, मान लेते हैं हमने क्रेडिट सेल किया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिट में हमने राम को सेल किया 5,000 का, ये हमारा डेटर है। ये बैड कब बन जाएगा, जब ये 5,000 में से 1,000 नहीं पे करेगा, या फिर पूरे के पूरे पैसे डूब जाते हैं, ये बोलता है मैं फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूँ आपका अमाउंट रिटर्न करने के लिए, सो दैट ये इंसॉल्वेंट हो गया है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ये बंदा अब हमारी जो है बैड बन जाता है। यानी कि नेक्स्ट टाइम हम इसके लिए प्रोविजन बना के रखेंगे कि पिछले साल भी इसने अमाउंट पे नहीं किया था, सो दैट हो सकता है कि प्रेजेंट ईयर में भी अमाउंट पे ना करें। तो ऐसा डेटर जो कि अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है जेन्युइन रीजन से, या फिर नहीं कर सकता, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस डेटर्स की वजह से जो हमारा पैसे का लॉस हो जाता है उसको बोलते हैं बैड डेट। जैसे कि हमने क्रेडिट में सेल्स किया, चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी फर्म है, एक फर्म है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, और ये है हमारा एक कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये कस्टमर, इसका नाम लिख देते हैं सोहन। सोहन हमारा कस्टमर है। अब देखो हुआ क्या, हमने यहां से, हमारी फर्म ने सोहन को गुड सेल की, ठीक है, गुड्स सोल्ड की, मान लेते 10,000 की सेल की है। और क्योंकि इस बंदे के पास यहाँ पर पैसा नहीं था अभी, तो इसने बोला कि फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं कुछ टाइम के बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो इसने बदले में क्या दिया बंदे ने, पेमेंट ना देते हुए इस बंदे ने दिया प्रोमिस कि मैं आपको कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर दूंगा। अब प्रोमिस की तो कोई एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन गुड्स जो हमने सेल किया उसकी तो एंट्री होगी, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या एंट्री की होगी, हमने की होगी यहाँ पर सोहन डेबिट टू सेल्स, कि सोहन के पास हमारी 10,000 की गुड्स चली गई है और उसको पेमेंट करना है हमारा 10,000 का, और सोहन को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। सोहन को डेबिट करने का मतलब ड्यू है। अब ये हमारा डेटर है, डेटर्स का मतलब है इससे हमारे पास पैसा आएगा फ्यूचर में, आज नहीं तो कल या फिर नेक्स्ट मंथ 10,000 की पेमेंट कर देगा। तो पहले तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, ये समझना है आपको। बैड डेब्ट पे आएंगे, क्योंकि बैड डेब्ट के टाइम पे जब मैं डेटर्स को क्रेडिट करूँ तो आपको रीजन समझ नहीं आएगा। तो अभी हमने डेबिट किया क्योंकि हमारे डेटर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ ये बंदा बोलता है कि मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया है और इनसफिशिएंट ऑफ कैश की वजह से मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, एटलीस्ट पूरे अमाउंट की मैं पेमेंट नहीं कर सकता।
तो फर्म ये बोलती है कि कोई नहीं, जितना आपके पास अमाउंट है एटलीस्ट आप उतना तो पे कर दो, पूरा नहीं, आप दो 10,000 की पेमेंट नहीं कर सकता, 5 कर दो, 8 की कर दो। तो मान लेते हैं यहाँ से आता है हमारे पास पैसा, पैसा आया तो कैश अकाउंट को डेबिट किया, और सामने वाला जो है 5,000 ही दे पाया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स को डेबिट किया था 10,000 से, तो हमने क्रेडिट भी उसको 10,000 से ही करना, सो दैट उसका इफेक्ट कैंसिल हो सके। और यहाँ पर ये अमाउंट कैश अकाउंट जितना आ गया कैश अकाउंट में डेबिट करो, और जितना नहीं आया उसको आपने बैड डेब्ट में डेबिट करना होता है, बैड डेब्ट डेबिट 5,000, इस तरीके से। बस ये वाला पार्ट आपको याद रखना कि बैड डेब्ट हमारा लॉस है, वो अमाउंट जो कि हम रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसको डेबिट करना होता है, और ये लॉस। तो अब समझ में आया कि डेटर्स को इस वाली एंट्री में जो बच्चों को डाउट आता है वो इस चीज पे आता है कि यहाँ पर डेटर्स को एक तो लॉस हो रहा है, पैसा आना चाहिए तो वो पैसा आ नहीं रहा, और यहाँ पे डेटर्स कहाँ से आ गया, भाई पैसा डेटर्स से आने वाला था, जब पैसा डेटर्स से आता है तो डेटर्स को क्रेडिट हम कर देते हैं, यही रीजन है। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट एंट्री ये बोलता है, ये नहीं दिखाता कि आपने कितना गुड्स का सेल किया था और कितना जो है अमाउंट आया, बस इतना बोलता है कि 5,000 से आपके 2,000 से आपके जो डेटर्स है वो बैड डेब्ट कर जाते हैं अमाउंट, या फिर आपको प्रेजेंट ईयर में 2,000 का अमाउंट नहीं मिल पाया, तो उसमें आपने क्या एंट्री करनी होते हैं, जो अमाउंट नहीं मिल पाया बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, कितना नहीं मिल पाया 2,000 का नहीं मिल पाया, अलग एग्जाम्पल है। और 2,000 से हमारा डेटर्स घट गया है, भाई जो अमाउंट हमें 2,000 का अब नहीं मिल पाया इस साल, तो डेटर में से उसको हटा दो, जब डेटर्स बढ़े थे तो हमने डेबिट कर दिया था, प्लस कर दिया था, अब डेटर्स घट गए हैं 2,000 से तो उसको माइनस कर दो, यानी कि क्रेडिट कर दो, अपोजिट रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हमने जो है बैड डेब्ट की एंट्री करनी होती है, पैसा जब नहीं मिलता। और अगर यही बंदा, एक और कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, अगर यही बंदा नेक्स्ट ईयर में पैसा दे देता है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में आने के बाद इसका बिजनेस अच्छे से रन करता है, ग्रो करता है, और इसके पास सफिशिएंट पैसा है, तो ये सोचता है कि क्यों ना जो पिछले साल का लॉस था मेरा, बैड डेब्ट कुछ डेटर्स थे जिनको मैंने पेमेंट नहीं की, तो अब पेमेंट कर देता हूँ। अब क्योंकि पुराने अकाउंट्स में पिछले साल में डेबिट हो चुका है, ये क्रेडिट हो चुका है, तो पिछले साल के अकाउंट को फिर से ओपन करने से अच्छा फर्म क्या करती है कि पैसा आ रहा है प्रेजेंट साल में, प्रेजेंट ईयर में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और मान ले तो उस डेटर्स का नाम था सोहन, तो क्रेडिट द गिवन अब कर दें, और यहाँ पर 2,000 का बैड डेब्ट हुआ था पिछले साल और 2,000 का हमें मिल गया, तो ये एंट्री करनी है नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से। तो ये एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से, मैं नाम भी लेता हूँ, बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से। अगर आपसे पूछता है तो आपने इस तरीके से एंट्री पास करनी है। तो बैड डेब्ट का यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। काफी सारे बच्चे बोलते हैं इसी डेटर को यहाँ पे क्यों नहीं क्रेडिट किया, ये डेटर वही है, यहाँ पे बस मैंने नाम लिख दिया और यहाँ पे जो है डेटर सी वर्ड यूज कर लिया। बच्चे बोलते हैं बैड डेब्ट को पहले डेबिट किया तो पैसे नहीं आए, तो बैड डेब्ट को क्रेडिट क्यों नहीं किया, रीजन ये कि ये पिछले साल का था, हमने जिसको डेबिट कर दिया ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में पिछले साल के फिर से अकाउंट्स को ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं क्लैश कर जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो हम नए साल में हम एक नया ओपन बनाएंगे और जिसमें लिखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, नए साल में हम यहाँ पर एक नया अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, BDR बोलते हैं इसको, बैड डेब्ट रिकवर। ठीक है, हम जो है बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से एक नया इनकम का स्लॉट बना लेंगे और वहां पे रिकॉर्ड करेंगे इसको। यानी कि सेम डेटा जो पिछले साल थे, हो सकता है ये वाला डेटा इस साल हो भी ना, तो क्यों हम उसको क्रेडिट करें। यहाँ पर तुमने सेल्स की थी तो डेबिट भी किया, बाद में पैसा नहीं आया तो क्रेडिट भी आया, हो सकता है इस साल हमने सेल ही ना की हो तो क्रेडिट कैसे कर सकते, जो डेबिट ही नहीं हुआ तो उसको क्रेडिट कैसे करोगे आप। तो यही रीजन है कि हम जो है बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसको क्रेडिट कर लेते हैं और इनकम की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट आता है तो वो बोल सकता है। इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक डेप्रीसिएशन। सबसे पहले आपको समझना है कि डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है। डेप्रीसिएशन का जो मीनिंग है बुक्स के अंदर लिखा हुआ है वो है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी कि जो भी हमारी असेट्स हैं वो भी फिक्स वाली, उनकी वैल्यू जब गिरती है डाउन होती है तो उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं।
तो एक बात तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि डेप्रीसिएशन हमेशा असेट्स पर लगता है, और वो भी कौन सी वाली असेट्स पे लगता है, फिक्स्ड असेट्स पे, यानी करंट असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस, इन सभी असेट्स की बेसिकली यहाँ पर बात नहीं कर रहे, फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स की डेफिनेशन हमें पता है कि जो वे सभी गुड्स, सॉरी, वे सभी असेट्स या वे सभी चीजें जो हमने बिजनेस के अंदर खरीदी है इस इंटेंशन के साथ कि उनको बिजनेस के अंदर रखना है, उनसे प्रोडक्शन की एक्टिविटी करानी, लाइक मशीनें से, और उन पे जो डेली रूटीन के वर्क रिकॉर्ड्स बनाने हैं जैसे कंप्यूटर पे बनाते हैं। तो कंप्यूटर, मशीनें, सोफा, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, ये सभी हमारी असेट्स होती है जिनको हम यूटिलाइज करते हैं फर्म के अंदर, काफी सालों तक टिके रहते हैं और हम यूज करते हैं, और इनको रीसेल के इंटेंशन से नहीं खरीदते हैं, तो वे सभी फिक्स असेट्स होती हैं। और जब भी इनकी वैल्यू गिरती है तो उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अब वैल्यू गिर रही है तो कहीं ना कहीं डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक लॉस है, और लॉस वाली चीजों को हमें पता है कि हम जस्ट स्टार्टिंग से ही डेबिट करते हैं, यानी डेप्रीसिएशन भी आपका डेबिट होगा, तो आपने एक तो ये याद रखना है। इसके बाद रीजन आता है कि इनकी वैल्यू डाउन क्यों होती है। भाई सिंपल सा है कि जब आपने एक नया कंप्यूटर खरीदा उसमें अच्छी रैम थी, अच्छी विंडो थी, और कुछ टाइम उसको यूज करने के बाद अब उसकी जो एफिशिएंसी है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बार बार उसमें कभी एरर्स आते हैं, कभी उसका सर्वर डाउन होता है, कभी उसका कीबोर्ड काम नहीं करता, कभी यूएसबी पोर्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं, पेन ड्राइव अटैच नहीं हो रही होती है, कोई भी रीजन है, तो एक असेट्स को पर्टिकुलरली कुछ टाइम के बाद यूज करने के बाद लगातार उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने 50,000 का एक सिस्टम खरीदा है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर पूरे 5 साल तक यूज कर लिया है, 5 years तक हमने इसको यूज कर लिया है। अब इसको सेल करने जाओगे तो क्या 50,000 का बिक पाएगा? 5 साल के बाद ये 20,000 का भी नहीं जाएगा। फिर भी मान लेते हैं, अब देख पा रहे हो 50,000 से हमारी वैल्यू कितनी गिर गई है? 20,000। तो ये तो मैंने एक रीजन बताया कि इसको बोलते हैं वियर एंड टीयर, कि किसी भी गुड्स को, किसी भी असेट्स को जब हम यूज करते हैं तो टूट फूट की वजह से उसमें जो है वैल्यू में गिरावट आती है। काफी सारे रीजन हो सकते हैं, पैसेज ऑफ टाइम होता है, टाइम बीतने के बाद इनोवेशन, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, और जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उनकी वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है, बिना यूज के भी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो रीजन वाला जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में काफी कम पूछा जाता है। वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, अमोर्टाइजेशन, ठीक है, एक एप्रिसिएशन, एक डिप्लीशन नाम की भी टर्म होती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे भी लगती है। जो हमारी माइंस होती है, माइंस की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, नेचुरल रिसोर्स पर जब हमारी वैल्यू गिरती है तो उसको डिप्लीशन वर्ड यूज करते हैं। खैर वो थियोरेटिकल का पार्ट है। तो आपकी जो भी असेट्स है, मशीनें है, सोफा, इन सभी पर डेप्रीसिएशन लगता है। तो आपने क्या एंट्री पास करनी है, यहाँ पर आपने सिंपल सा लिखना है जर्नल एंट्री में, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया? रीजन मैंने बताया, फर्म के लिए लॉस है। भाई अगर हमारी असेट्स की वैल्यू गिर रही है तो लॉस है, लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं। और जिस भी असेट्स की वैल्यू गिर रही है, मान लेते हैं हमने कंप्यूटर पे चार्ज किया डेप्रीसिएशन, तो कंप्यूटर को क्रेडिट कर दो, सोफे पे लगाए तो सोफे को, यानी कि जिस भी डेप्रीसिएशन, जैसे इसमें लगा दे कंप्यूटर में हमारा 30,000 से डेप्रीसिएशन लग गया है, तो 30,000 से वैल्यू गिर गई है। किसकी वैल्यू गिर गई है? कंप्यूटर की गिर गई है, तो आपने कंप्यूटर को क्रेडिट कर देना है। और अगर हम सोफे पे लगाते हैं तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मशीन पे लगाते हैं तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, इस तरीके से आ जाएगा। बट एंट्री आपकी ये भी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर असेट्स जिसको डेप्रीसिएशन चार्ज किया आपने। तो जनरल एंट्री भी हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। इसके बाद है कि जब हम असेट्स के रिगार्डिंग सीख ही रहे तो परचेज ऑफ असेट्स भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन जब हम किसी असेट्स को परचेज करते हैं तो वहां पर असेट्स को डेबिट करते हैं। मान लेते हैं हमने खरीदा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को डेबिट किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास एक असेट्स कैश वाली वो चली गई है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और एक नई असेट्स आ गई है, उसको कंप्यूटर की असेट्स आ गई तो प्लस किया, इसको माइनस किया, डेबिट क्रेडिट यहाँ पर मैच कर जाता है। ये रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि हमने यहाँ पर कंप्यूटर को क्रेडिट किया था, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है उसकी वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई या फिर माइनस हो गई। और यहाँ पर कंप्यूटर को डेबिट इसलिए, क्या मान लेते पहले 5 कंप्यूटर थे हमारे पास, हमने एक कंप्यूटर और खरीद लिया तो 50,000 से हमारे एक कंप्यूटर की वैल्यू और ऐड हो गई, प्लस हो गई। यही रीजन है, जब कंप्यूटर की, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते हैं,
और डेप्रीसिएशन की वजह से हमारी असेट्स की वैल्यू घट रही है तो हमने उसको क्रेडिट किया है, ये समझना है आपको। और सेम जब हम जब हम असेट्स को सेल करते हैं तो कभी भी सेल वर्ड वहां पर यूज नहीं करते, ये आपको याद रखना है, क्योंकि सेल और परचेज वाला जो वर्ड है वो हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, कभी भी असेट्स के लिए नहीं करते। असेट्स आई थी तो डेबिट किया, अब हमारे पास से असेट्स जा रही है, अब हमारे पास से असेट्स जा रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे डाल देना आपको कैश। अगर हमारे हमारे पास कैश आया उसको सेल करने के बाद, मान लेते कितनी 20,000 की वो बिकी है, क्योंकि 20,000 की उसकी वैल्यू थी, तो आपने ये वाली एंट्री पास करनी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। जैसे हमारा कोई एसी है, स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा था, लेकिन जरूरी नहीं लाइफ टाइम वो अच्छा चलता रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के यूज़ करने के बाद 5 साल के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो जो वैल्यू डाउन होती है ना, हमने बस उसी पे जो है डेप्रीसिएशन लगाना होता है, और यही हमारा मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारी असेट्स की वैल्यू डाउन होती है। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। बाकी मैंने फुल डिटेल में कराया, आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।